जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़े स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। Hello everyone, I am Anupriya and I have secured rank 479 in RS 2021 एग्जाम। तो यदि मेरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैंने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन की थी और इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था। मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो डे में होते थे स्कूल में, तो मुझे फिर सारा टाइम मेरा दिन का चला जाता था और रात को लेट नाइट स्टडी करनी पड़ती थी मुझे, तो लगभग 6 से 7 घंटे मैं निकाल ही लेती थी शाम को या सुबह। तो मेरे जो बाकी सारे जो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें जैसे कि सोशल मीडिया यूज, वो सारी चीजें मैंने सारे डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए थे। और इसके साथ साथ ही हमें पता है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है आरएस की वैकेंसी। इसमें लगभग 2-3 साल का टाइम चला जाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। तो हमें बहुत कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना पड़ता है और ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस हमारे रिजल्ट्स में भी शो होती है। फिर तो हमारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आवर स्टडीज शुड नॉट गेट इफेक्टेड बाय ऑल दिस थिंग्स। हम प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। गौरव सर की भी एक बुक आती है मरुधरा नाम से, मैंने वो भी पढ़ी थी। उसमें बाकी जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए थे। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करें। तो मेरे जो वीक पॉइंट्स थे वो, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती बिल्कुल भी, वो बिल्कुल वीक थी, तो मैंने तो उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी पार्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करो कंप्लीटली, उसे थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो। और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जैसे कि राजस्थान जीके हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ या फिर हिस्ट्री हुआ, तो इन सारी चीजों पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। यदि हम मेंस की बात करें तो इसमें आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और हमारी जो आंसर राइटिंग है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, उसमें कुछ वैरायटी होनी चाहिए। जैसे हम कभी पॉइंट्स में आंसर दे रहे हैं, कभी नंबर्स यूज कर रहे हैं, कभी बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, तो एग्जामिनर बोर नहीं होना चाहिए हमारे आंसर्स पढ़कर। और साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन, इट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन, एंड आवर एंडिंग should be always positive, and whatever suggestion we give, it must end on a positive note। साथ ही हम हमारे आंसर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और बाकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। यदि हम मेंस की प्रिपरेशन की बात करें तो हमने ग्रुप स्टडीज करी थी। एक तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका अच्छे रैंक्स पर सिलेक्शन भी हुआ है, जैसे केसर देव, उपेंद्र ढाका। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, हम आंसर लिखते और उस पर डाल देते थे और फिर एक दूसरे से चेक करवाते थे। तो आप भी इस तरह से ना रोज लिखो, जो भी आप पढ़ते हो ना उसे रोज लिखना चाहिए। और आपके जो भी कोई मेंटोर या गाइड हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनसे चेक करवाओ जो रियल में आपके मिस्टेक्स बताएं और फिर उन्हें इम्प्रूव करो। आंसर लिखो, उसे फाड़ दो और फिर नेक्स्ट डे उससे और ज्यादा बेहतर लिखने की कोशिश करो। साथ ही हम आंसर लिखे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। और हमारा जो कंक्लूजन है, इट शुड एंड ऑन ए पॉजिटिव नोट। चाहे हम कोई भी सजेशन दे रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो तो भी वो एकदम पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। साथ ही हमारे आंसर्स में वैरायटी होनी चाहिए। जैसे कोई आंसर हम बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं, कोई नंबर में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर इससे बोर नहीं होगा, पूरा पेपर एकदम सिमिलर नहीं दिखेगा उसको, तो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे हम। साथ ही हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए। बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनसे पिक कर लो तो उनसे हमारे आंसर्स एनरिच हो पाएंगे। इसके बाद हम यदि इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में हमारी जो पर्सनैलिटी होती है खुद की, उसको इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। हम एक्चुअल में हैं क्या, उसे प्रेजेंट करें हम इंटरव्यू के सामने। तो इसके लिए हमें या तो
सबसे पहले तो हमें हमारे डेप्थ पर फोकस करना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बैकग्राउंड, हमारी जॉब प्रोफाइल, हमारी स्टडीज, इन पर ही डिपेंड करता है। जैसे मेरे भी क्वेश्चंस थे, मैं इंग्लिश लिटरेचर मेरा बैकग्राउंड था, तो उन्होंने जो मोस्टली जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे 3-4 वो उसी पर बेस्ड थे। इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू करंट अफेयर्स पर बेस्ड था। लेकिन हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमेशा। जैसे कि मेरा संगीता आर्या मैम का बोर्ड था, उन्होंने मुझसे पूछा कि फूल जो होते हैं वो पेड़ का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्यों होते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि मैं फिलोसॉफिकल आंसर तो दे सकती हूँ, लेकिन उनको मेरे से साइंटिफिक आंसर चाहिए था, तो मैंने सॉरी बोल दिया डायरेक्टली। तो सॉरी इज बेटर देन रॉन्ग गेस। इसके साथ ही हमें इंटरव्यू के लिए अपने एक हॉबी बनानी चाहिए। जैसे कि मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, तो एक्चुअल में ही मेरी हॉबी है, और मेरे को बड़ों से बातचीत करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो इससे क्या है कि हमारी जो रियल हॉबी होगी, यदि हम वो बताएंगे तो हम आंसर्स को नेचुरली अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैं मेरे फ्री टाइम बुक्स पढ़ने में इन्वेस्ट करती थी। इससे मुझे क्या है कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते थे, कुछ अच्छे कोटेशंस मिल जाते थे, जिन्हें मैं अपने आंसर्स में, अपने ऐसे में, एथिक्स में एग्जाम्पल्स यूज करके एनरिच कर सकती थी। यदि हम कोचिंग या सेल्फ स्टडी की बात करें, तो मैंने तो ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया है, एंड एनीबॉडी कैन डू दिस। यू डोंट नीड टू रश आफ्टर कोचिंग्स। लेकिन यदि हमें कोई गाइडेंस या कोई मेंटोर अवेलेबल नहीं है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम कोचिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम महंगे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो तो आपकी खुद की मेहनत से ही होगा। और यदि हम जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन की बात करें, कि कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो यार वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हमें नेवर क्विट एटीट्यूड अपनाना होगा, और सक्सेस ऑब्वियसली मिलेगी ही यदि हम मेहनत करेंगे। तो कई बार हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो यार मेरे लिए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही तरीका था कि स्टूडेंट के लिए डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन जैसी चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी टर्मिनोलॉजी ही नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर सिर्फ जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। सोर्सेज की बात करें तो मैंने पेपर 1 के लिए, मैं पेपर वाइज बताती हूँ। पेपर 1 में होती है सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री के जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए मैंने 11th की NCERT यूज करी थी, और जो मॉडर्न वाला पार्ट है उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। और सेकंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हेल्प ली थी, उसकी कुछ किताबें आती हैं, और 11th की NCERT भी यूज करी थी। और इकोनॉमी की बात करें तो मैंने इंडियन इकोनॉमी के लिए विजन के ही नोट्स यूज करे थे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन आती है उसी से मैंने पढ़ा था। और राजस्थान इकोनॉमी वो सारी मैंने सर्वे से करी थी। उसके बाद सोशलॉजी मैंने 11th और 12th की NCERT से करी, और जो बिजनेस स्टडीज की बुक आती है एक 12th क्लास की, वो मैंने यूज करी थी मैनेजमेंट वाले पार्ट के लिए। और बाकी मैंने इंटरनेट की मदद ली थी, उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स किए थे। और ऑडिट एंड अकाउंटिंग के लिए मैंने 11th और 12th की NCERT, और उसमें एक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम से बुक आती है, उसकी मदद ली थी, और NIOS के नोट्स पढ़े थे। पेपर 2 में फर्स्ट पार्ट आता है एथिक्स का, तो इसके लिए मैंने विजन के नोट्स पढ़े और गूगल की हेल्प ली थी। और बाकी जो एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ के, जैसे फिलोसोफर्स वगैरह के, तो वो मैंने पढ़े थे गूगल की मदद से ही। और साइंस की बात करें तो उसमें जो बेसिक साइंस का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके लिए मैंने 9th और 10th की NCERTs पढ़ी थी। वो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए मैंने विजन के नोट्स ही पढ़े थे। और बाकी जो नई चीजें ऐड हुई थी कुछ सिलेबस में, जैसे रोबोटिक्स, RFID, तो इन सबको मैंने गूगल से ही किया था। और जो ज्योग्राफी है इसमें मैंने बर्नवाल पढ़ी थी और NCERTs पढ़ी थी। जो राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है वो मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है, तो उसी से ट्रांसलेट करके किया था। और राजस्थान हिस्ट्री की भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही मैंने किताब पढ़ी थी। पेपर 3 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और IR और करंट अफेयर्स के लिए विजन की मैगजीन फॉलो करी थी। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसके लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को ही फॉलो करा था। और स्टेट पॉलिटी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था नाम से किताब आती है, तो वो पढ़ी थी। और बिहेवियर के लिए मैंने 11th 12th की NCERT की साइकोलॉजी की जो किताबें हैं उनमें से जो मेंशन्ड टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में वो कवर किए थे, और बाकी थोड़ी गूगल की मदद ली थी। और स्पोर्ट्स एंड योगा के लिए मैंने NIOS के नोट्स पढ़े थे, इंटरनेट की हेल्प ली थी, और मूमल मैगजीन को फॉलो करा था, क्योंकि न्यूज़पेपर से सारे करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स के फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें मिल जाता है मूमल में RS के अकॉर्डिंग।
बाकी इसमें लॉ का पार्ट बचता है, तो उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस की एक बुक आती है और तो मैंने वो पढ़ी थी, और लोकल एक्ट्स के लिए बेयर एक्ट यूज करी थी, और पीआरएस पर लॉज की समरी पढ़ी थी। पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश होते हैं, तो इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, और ग्रामर वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी। और हिंदी के लिए मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है वो पढ़ी थी, और 9th की जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है आरबीएसई में चलती है वो पढ़ी थी। और बाकी जो राघव प्रकाश सर की किताब आती है हिंदी की, जो बाकी सब भी पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी। ये नहीं है कि हमें कोई जॉब मिल गई तो हम वहीं सेटिस्फाई हो जाएं, तो हमें हमारे कैरियर को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। कैरियर पर कभी भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, डॉट्स होने चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते और गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं होती है, तो यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम, हम लिंक नीचे दे देंगे। और बाकी गौरव सर तो आपसे जुड़े ही रहते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो हम उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डाल देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डीकेटी।